हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेज कॉन्स्ट्रेंट और इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे वेज कॉन्स्ट्रेंट। जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट में कुछ कंडीशन थी स्ट्रिंग की, वहां पर ही स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते थे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, कि लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, स्लैक नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर वेज कॉन्स्ट्रेंट में कुछ कंडीशंस हैं, वहां पर ही हम वेज कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे दो रिजिड बॉडी हमारे पास है, ठीक है ना, दो रिजिड बॉडी है और हमेशा ये टच्ड की कंडीशन में है। लीव द सरफेस का केस नहीं हो रहा है, हमेशा टच्ड की कंडीशन में है। एक बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, और हमेशा टच की कंडीशन में है, वहां पर हम वेज कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां लिख रहे हैं हम कंडीशन फॉर अप्लाइंग वेज कांस्टेंट, और देयर इज रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सरफेस, टू बॉडी सरफेस के बीच में रेगुलर कांटेक्ट होना चाहिए। नॉट लीविंग द सरफेस केस, ठीक है ना, लीविंग द सरफेस केस नहीं होना चाहिए, लीव द सरफेस नहीं होने चाहिए ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी रिजिड। रिजिड का मतलब है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की इनसाइड नहीं चला जाएगा। जैसे ध्यान देखना, अगर हम एक ये फोम ले लें, ठीक है ना, फोम या फिर कोई सॉफ्ट मटेरियल ले लें यहां पर, और यहां आयरन पीस रख दें, ठीक है ना, तो ये आयरन पीस इन द फोम चला जाएगा, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां सरफेस डिफॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम वेज कांस्टेंट नहीं लगा सकते, सरफेस रिजिड होना चाहिए। ठीक है ना, बॉडी रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, नॉट गोज इनसाइड द अदर सरफेस, ठीक है ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के अंदर नहीं जानी चाहिए, वहां पर ही हम वेज कांस्टेंट लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छा, वेज कांस्टेंट कहते क्या है, ध्यान से देखना। जब यहां पर रेगुलर कांटेक्ट बना रहेगा, रेगुलर कांटेक्ट बना रहेगा, रेगुलर कांटेक्ट बने रहने का मतलब हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल सेम होगा। ठीक है ना, देयर मस्ट बी नो रिलेटिव मोशन अलोंग द नॉर्मल, देयर मस्ट बी नो रिलेटिव मोशन अलोंग द नॉर्मल, क्योंकि दो बॉडी के बीच में जो सरफेस है उसमें कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उनके बीच में नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, स्लाइडिंग हो रही हो, लेकिन नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं जो भी वेलोसिटी है उसके नॉर्मल का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल होंगे। मींस यहां पर जैसे लिखना चाहे हम लिख सकते हैं v2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1। ठीक है ना, और जहां पर एक्सेलरेशन रहेगा, कहीं कहीं एक्सेलरेशन में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा, वहां पर हम a2 cos थीटा इज इक्वल टू a1 cos थीटा यूज कर लेंगे। ठीक है ना, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन आया नॉर्मल टू द सरफेस, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी नॉर्मल टू द सरफेस आएंगे और लीव द कांटेक्ट का केस हो जाएगा। ठीक है ना, चूंकि रिजिड बॉडी है और लीव द कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। पॉज करके इसको लिख लो, ये डायग्राम भी बना लो आप। चलिए, तो यहां लिख रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज सेम। यही एक तरह से वेज कांस्ट्रेंट इक्वेशन है। ठीक है ना, ये कंडीशन ऑफ वेज कांस्ट्रेंट है, ये वेज कांस्ट्रेंट की बेसिकली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और न्यूमेरिकली यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। एक तरीका और है वेज कांस्टेंट लगाने का। जैसे अगर हमारे पास कोई एक वेज है और एक ब्लॉक है, यहां पर इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस ही होगा। ठीक है ना, और मान लो हमने लेट कर लिया कि वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज पैरेलल टू द प्लेन, डाउनवर्ड या अपवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो यहां पर स्ट्रिंग वगैरह लगी रहेगी तो ये अपवर्ड मोशन भी कर सकते हैं। तो अगर हमने ये लेट कर लिया कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज ब्लॉक वेलोसिटी इज पैरेलल टू द प्लेन, इसका मतलब हमने वेज कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है ना, क्योंकि हम जब बता रहे हैं कि इस वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेलोसिटी जीरो हो गया।
समझ रहे हैं ना? इतना कहने का मतलब ही हो गया, वेज कांस्टेंट हमने लगा दिया, और अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी, इस वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेट्स v डैश है, तो ध्यान रखना इस ब्लॉक के पास भी v डैश रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर दोनों का सम ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होता है। जैसे इनका वेलोसिटी अगर हमसे बोला जाए ग्राउंड फ्रेम में क्या है, तो हम बोलेंगे इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है ना? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर। ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस अगर बोले हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ध्यान से, पैरेलल टू द सरफेस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हमसे बोला जाए दिस एंगल इज थीटा, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो हो जाएगा v माइनस वी डैश कॉस थीटा। समझ रहे हैं ना? कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा, हम बोलेंगे v डैश, v डैश, ठीक है ना, और माइनस वी कॉस थीटा, माइनस वी कॉस थीटा। ठीक है ना? ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक पैरेलल टू द सरफेस, अप रहेगा v cos थीटा माइनस v, और डाउन रहेगा v माइनस वी cos थीटा। ठीक है। तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी जब भी ये वाला डायग्राम कहीं दिखे कि एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज है और ब्लॉक वगैरह है, वहां पर हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं। ठीक है ना? और कहीं पर जब जहां पर भी ये रेक्टेंगल बनाना आसान होता है, वहां हम रेक्टेंगल वाला लॉजिक लगाएंगे। समझ रहे हैं ना? अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल कर देते हैं। ठीक है। तो वही यहां लिख रहे हैं, रिलेटिव मोशन ओनली पॉसिबल पैरेलल टू द सरफेस बिटवीन वेज। ठीक है ना? दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा पैरेलल टू द सरफेस ही पॉसिबल है बस। ठीक है ना? परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉसिबल नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए, जैसे ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज। ये एक ट्रायंगुलर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको वेज बोला जाएगा। ठीक है ना? यहां पर हमारे पास एक ट्यूब है, लार्ज ट्यूब है, ध्यान समझना, एक लार्ज ट्यूब है। ठीक है ना? इतने लेंथ के हॉलो हैं ये, और इसी में एक सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर जो है सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है ना? और सॉलिड सिलेंडर को यूं कट कर दिया गया। ठीक है। और यहां पर एक वेज रख दिया गया है, ट्रायंगुलर वेज रख दिया गया है। तो जब ये नीचे जाएंगे, ठीक है ना, जब ये नीचे जाएंगे तो हमको समझ में आ रहा है ये जो ट्रायंगुलर वेज है ये राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है ना? जब ये नीचे जाएंगे तो ये जो वेज है ये राइट साइड मूव करेंगे। तो मान लिया इनका वेलोसिटी कितना है, v है। ईच पॉइंट की, इनके ईच पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगा v। ठीक है ना? हमने लेट कर लिया है। सबसे सिंपल इसमें सॉल्व करने का मेथड है, ध्यान समझना, इनकी वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो हम यहां पर दो रेक्टेंगल बनाएंगे, छोटे छोटे दो रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है ना? और एक कॉमन नॉर्मल जो है वो बना लिया हमने, कॉमन नॉर्मल। अब जो है ध्यान से देखना, इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, v है। ठीक है ना? और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा, और ये एंगल 30 होगा। ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है ना, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट है, उसको इक्वल कर देना है। ठीक है? तो 10 cos 30, ठीक है ना, 10 cos 30 इज इक्वल टू v cos नहीं sin 30, v sin 30। तो यहां से मिल जाएगा 1/2 √3/2, तो v की वैल्यू मिल गई हमें कितना, 10√3। ये मिल जाएगा हमें v। समझ गए? इसको लिख लो, पॉज करके फिर आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़े दिनों बाद हम ये रेक्टेंगल नहीं भी ड्रॉ करेंगे ना, तब भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, विदाउट दिस रेक्टेंगल भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम। ठीक है ना? तो नॉर्मल बनाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखें ध्यान से, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी अगर देखें हम,
डाउनवर्ड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजेंटल है, दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस कर देना है बस, ठीक है ना, काम बन जाएगा हमारा। चलिए ठीक है, ये वही है। अब देखना ध्यान से, फाइंड स्पीड ऑफ स्फीयर, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये वेज जब इधर ले जाएंगे, ये एक वर्टिकल वॉल है, ये स्फीयर कहां जाएगा, नीचे जाएगा। सभी पॉइंट, स्फीयर के सभी पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, स्फीयर के सभी पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो स्फीयर किस स्पीड से चलेगा हमें बताना है, तो हमने मान लिया लेट स्पीड इज वी, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, यहां पर एक रेक्टेंगल यहां बनाए हम एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दोनों का कॉमन नॉर्मल बना लिया हमने, ठीक है ना, दोनों का कॉमन नॉर्मल बना लिया। स्फीयर के हर पॉइंट के पास वेलोसिटी किधर रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस रेक्टेंगल के हर पॉइंट के पास स्पीड किधर रहेगी, टूवर्ड्स राइट, ठीक है ना। तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो v cos 30 और 20 sin 30 बराबर होंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम v cos 30 इज इक्वल टू 20 sin 30। तो यहां से स्पीड कितना मिल जाएगा, ध्यान देखना, ये 1/2 √3/2, 2 गेट कैंसल, 20/√3 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा हमें स्पीड। कर लेंगे ऐसे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉज करके इसको लिख लो। यहां पर हम नेक्स्ट टाइम विदाउट रेक्टेंगल भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है ना, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल को बनाना, विदाउट रेक्टेंगल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ ईच वेज है और एक जो है सिलेंडर है। तो ये तो गेस कर सकते हैं, इनका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रहेगा ए, इनका एक्सेलरेशन रहेगा राइट साइड बी, ठीक है ना, इतना तो गेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, पहले हम ए और बी में रिलेशन निकालेंगे, दोनों एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है हमें, ठीक है। तो यहां पर एक छोटा रेक्टेंगल बनाओ, या विदाउट रेक्टेंगल भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, इधर है ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, इधर है बी, ठीक है ना। तो ए ध्यान से देखना cos 30 और बी cos नहीं sin 30, ए cos 30, ये cos थीटा इज इक्वल टू बी sin थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहां से इजीली लिख सकते हैं आप a इज इक्वल टू बी tan थीटा, यहां तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस ब्लॉक को चला कौन रहे हैं। तो अगर इस ब्लॉक का एफवीडी बनाए, ये वेज का एफवीडी बनाए, तो एमजी फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन ये चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, ये दोनों तो नहीं चलाएंगे, चलाएगा कौन इनको, तो यहां पर लगने वाला नॉर्मल, ठीक है ना, यहां पर लगने वाला नॉर्मल इनको चलाएगा। तो आई थिंक इतना लिख लिया होगा आपने, इसे हम हटा रहे हैं रेक्टेंगल वगैरह, ध्यान से समझना। यहां पर ये रहे नॉर्मल की डायरेक्शन, और इस पर लगने वाला नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, इन पर लगने वाला नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। वर्टिकल के साथ नॉर्मल थीटा एंगल बनाते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल के साथ नॉर्मल थीटा एंगल बनाते हैं। हमने नॉर्मल लेट कर लिया कि एन है नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसको चलाने वाला कौन सा होगा, देखो ध्यान से, एन कॉस थीटा नहीं, एन साइन थीटा होगा। तो एन साइन थीटा, चलाने वाला रोकने वाला इस ट्रायंगल को कोई है नहीं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बी लिख लिया हमने, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब तीसरी इक्वेशन देखना ध्यान से, इनका मोशन अगर हम स्टडी करें तो यहां कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक तो ग्रेविटी लगेगा, एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लगेगा। एक नॉर्मल का कंपोनेंट यहां लगेगा,
एक नॉर्मल और आएगा इस पर भी, ठीक है ना, एन डैश इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसको बैलेंस भी तो करना होगा। एन कॉस जो है वर्टिकल है, एन साइन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, तो नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको बैलेंस करने के लिए ये आएंगे, लेकिन हमें पूछा नहीं गया है तो हम इसको बताएंगे ही नहीं। चलाने वाला फोर्स डाउनवर्ड कौन सा है, mg, रोकने वाला नॉर्मल कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तीन इक्वेशन हमारे पास हैं, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, ए बी और नॉर्मल, ठीक है ना। इनको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर। तो ध्यान से देखना, ए को हटा रहे हैं हम, ठीक है ना, ए को हटाकर क्या लिख सकते हैं, बी tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल को यहां हटा रहे हैं, नॉर्मल को हटाकर लिख सकते हैं हम एम बी डिवाइडेड बाई साइन, तो मिल जाएगा हमें एम जी माइनस, नॉर्मल को हटाकर ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं हम, नॉर्मल को हटाकर लिखा जा रहा है यहां पर एम बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये कॉस थीटा तो है ही, इज इक्वल टू एम, ए की जगह पर लिखा जा रहा है बी tan थीटा, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल ये एम 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 गेट कैंसल, ये समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। इसको इधर लाते हैं, जी यहीं रहने दो, बाकी को इधर लाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये b बाई tan थीटा है, केयरफुल होकर अगर देखें तो इधर लाएंगे और b कॉमन निकाल लेंगे, तो आएगा 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा और प्लस tan थीटा, तो यहां से b की वैल्यू मिल जाएगा, ध्यान देखना, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, और इधर चला जाएगा g tan थीटा, और यहां 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और सेक को अगर ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हट गया है, और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो b इज इक्वल टू जी साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, ये मिल गया हमें आंसर b की वैल्यू, और b की वैल्यू ये मिल गई है तो a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, ठीक है ना। a इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई tan थीटा, tan थीटा का मतलब है साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, कि इनका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a, इनका एक्सेलरेशन मान लिया हमने b, इसको थीटा ही रहने दो। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है, ये नॉर्मल रहे a, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है b, तो ये एंगल 30 है, a cos 30 इज इक्वल टू b साइन 30, ठीक है ना, या थीटा ही लिख लेते हैं अभी हम, और a इज इक्वल टू b tan थीटा हो जाएगा। और यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इनको चलाएगा, नॉर्मल वर्टिकल से थीटा पर लग रहे हैं, नॉर्मल साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी, और यहां पर नॉर्मल का एक कंपोनेंट चलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट रोकेगा, और mg जो है नीचे चलाएंगे, एक नॉर्मल यहां रहेगा, ये नॉर्मल हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो मिल जाएगा हमें mg माइनस नॉर्मल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए। बस तीन इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ही है ये, बस डायग्राम यहां पर चेंज किया गया है बस, ठीक है। पॉज करके लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली, यहां पुली का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है ना। अच्छा, यहां टेंशन बताया गया है 200 न्यूटन, तो यहां टेंशन कितना होगा 100 न्यूटन, यहां टेंशन कितना होगा 100 न्यूटन,
यहां अगर 100 न्यूटन लगेगा, ये चलने वाले तो नहीं है ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक 15 केजी है इनका मास, ठीक है ना, क्योंकि रोकने वाला 150 है यहां पर। ये 5 केजी पर जो 100 न्यूटन लगेगा, ये चल जाएंगे। मान लो इनका एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है ना। तो a1 निकालना है तो हम बोलेंगे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। a1 पर लगा रहे हम एनएलएम, केवल और केवल 5 केजी पर, ठीक है ना, केवल और केवल 5 केजी पर हम एनएलएम लगा रहे हैं। चलाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हम लगा रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। लेट एक्सेलरेशन ऑफ पुलीज ए, एक्सेलरेशन ऑफ पुलीज ए, तो ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा ए, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता था, वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन देखा था हमने पिछली क्लास में, ठीक है। वही लॉजिक यहां यूज कर रहे हैं हम। और यहां पर क्या रहेगा, ये a1, तो प्लस ए माइनस a1 और 0, ये रेस्ट पर हैं। तो हम लिखेंगे प्लस ए माइनस a1 इज 10 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली, पुली का हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो यहां टेंशन कितना है, 400, यहां टेंशन कितना होगा, 200, और यहां टेंशन कितना होगा, 200, ठीक है ना। अब हम इनका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2, इनका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a1। a1 पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, वही आ जाएगा। चलाने वाला फोर्स 200 माइनस रोकने वाला 50 इज इक्वल टू मास इंटू a1। तो a1 की वैल्यू ध्यान देखना, 150/5, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और a2 एक्सेलरेशन देखेंगे तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, इसका वेट रोकेगा। हम एनएलएम लगा रहे हैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर, ठीक है ना, ध्यान रखना एनएलएम यहां लगा रहे हैं हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स पर। चलाने वाला रोकने वाला इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a2। तो यहां से a2 की वैल्यू मिल जाएगा 50/15, और 50/15 5 से कट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये पुली ऊपर ले जा रहे हैं हम, इनका एक्सेलरेशन कितना है a, तो यहां पर मिलेगा प्लस ए, यहां पर मिलेगा प्लस ए, यहां पर a1, यहां पर a2, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे प्लस ए -a1 विच इज -15 -a2, ठीक है ना। लेंथ कम होगा यहां से, -a2 10/3 इज इक्वल टू 0, और ये बना देंगे 45, ठीक है ना, और -10 बना देंगे 55, इधर लाएंगे तो आ जाएगा 55/3, ठीक है ना। और ये है 2a, a की वैल्यू मिल जाएगा हमें, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा ये 55/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो करेक्ट ही हमें लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ठीक है ना, एक मूवेबल पुली है, एक ही स्ट्रिंग है, और हमें इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन बताना है। इस पॉइंट P पर जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट किस एक्सेलरेशन से जाएगा हमें देखना है, ठीक है। तो इनका एक्सेलरेशन लेट कर लिया a1 हमने, इनका एक्सेलरेशन लेट कर लिया a2। टेंशन इज 150 150 150 150, तो यहां पर लगेगा 300 न्यूटन, यहां पर लगेगा 150 न्यूटन। पॉज करो और a1 a2 कैलकुलेट करो पहले आप, पॉज करके।
चलिए आपने A1 A2 कैलकुलेट कर लिया होगा, तो 10 kg पर NLM लगाएंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स 100 न्यूटन, ठीक है ना, इनका वेट रोकेगा इन्हें, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से A1 कितना मिल जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। A2 अगर देखें इनका एक्सेलरेशन, तो चलाने वाला यहां पर है 300, रोकने वाला है यहां पर 200, ठीक है ना, रोकने वाले हैं 200 इज इक्वल टू मास, मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन A2। तो यहां पर मिल जाएगा हमें A2 की वैल्यू, A2 इज इक्वल टू 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान समझना, हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है और एक्सेलरेशन चाहिए हमें इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें पता है, ठीक है ना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें पता है 5 अपवर्ड, इस पॉइंट का भी पता है, मींस इस पुली का पता है 5 एंड 5, क्योंकि जो इस ब्लॉक का होगा वही इस पुली का होगा, ठीक है ना, और ये रेस्ट पर है तो 0 0। अब हम स्ट्रिंग में लगा देते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, -5 0 0 -5 प्लस A, तो -5 -5 प्लस A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वेलोसिटी बताना है। ये वेज जो है ये फिक्स्ड है और स्फीयर की स्पीड बताना है, वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तो ध्यान समझना, ये अगर फिक्स्ड है तो ये तो श्योर है स्फीयर इसी के प्लेन में जाएंगे, ठीक है ना, इसी के पैरेलल चलेंगे, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड चलेंगे, तो स्फीयर की वेलोसिटी तो पैरेलल टू दिस रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, ये तो हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम दो रेक्टेंगल बना रहे हैं यहां पर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से देखना, दो रेक्टेंगल बना रहे हैं हम एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है 3, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है v, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं v, तो v जो है हॉरिजॉन्टल से हमको समझ में आ रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं यहां से, और चूंकि ये हमेशा कांटेक्ट में है तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी वो इक्वल रहेगी। पॉज करके आप खुद निकालो, देखो क्या आ रहा है वेलोसिटी। चलिए आई थिंक मिल गया होगा। तो 3 का पूरा कंपोनेंट ही नॉर्मल है, 3 इज इक्वल टू v cos 30 और v √3/2, 2 इधर चला जाएगा 6, अच्छा √3 है ये, √3 से ये 3 कटेगा, √3 बन जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और डायरेक्शन हमको दिख रहा है पैरेलल टू दिस फिक्स्ड वेज। चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना तब दिखेगा। ये वेज जो है लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो गेस करो पहले ये वेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, ये ब्लॉक अप जाएंगे कि डाउन जाएंगे, पहले तो ये गेस करो आप। जब हम इसको लेफ्ट साइड मूव कराएंगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, हमें ये गेस करना है। तो हमको समझ में आ रहा है ये ब्लॉक नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि यहां से ये वाली स्ट्रिंग जो है लेंथ कम हो रही है इनकी, तो यहां से लेंथ बढ़ेगी, दैट्स वाई ये नीचे जाएंगे, ठीक है। स्पीड मान लिया हमने v, ये स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज। अच्छा हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग में दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। अब ये देखना ध्यान से, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इनकी स्पीड v है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, याद करो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हमें इनकी वेलोसिटी या स्पीड चाहिए
तो हम बोलेंगे ये 10 ऐड कर दो, तो ये 10 इनकी जेब में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास दो सेक्शन है स्ट्रिंग के, ध्यान से देखना। फर्स्ट सेक्शन जीरो वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी कितना है -10, ठीक है ना, यहां से लेंथ डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में -10 आएगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी भी 10 रहेगा क्योंकि ये मूवेबल पुली से कनेक्टेड है। तो ध्यान देखना, ये जो दूसरा सेक्शन है इसको अलग से बना रहे हैं हम, ठीक है ना, इनका डायग्राम अलग से बना रहे हैं हम, और इनमें वेलोसिटीज देखना केयरफुल होकर। ये 10 है, ये 10 है, और ये v है। अच्छा, ये 10 का कॉस कंपोनेंट डिक्रीज कराएगा, ये 10 का कॉस कंपोनेंट इंक्रीज कराएगा। तो अगर हम देखेंगे नेट, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेंगे, अलोंग द स्ट्रिंग कोई इनका कंपोनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइनस रखेंगे, ये प्लस रखेंगे, और माइनस प्लस मिलके जीरो बना देंगे, ठीक है ना। तो अलोंग द स्ट्रिंग अगर देखें, सेपरेशन वेलोसिटी 0 -10 प्लस v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 10। तो v की वैल्यू मिल गई हमें, v की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 10। तो इस ब्लॉक के पास दो वेलोसिटी है, एक तो पैरेलल टू द प्लेन, एक जो है यहां पर है। इनके बीच में एंगल कितना है ध्यान से देखना, तो बीच में एंगल है 120। 10 और 10 का रिजल्टेंट 120 पर 10 ही रहता है, इस वजह से आंसर 10 है। ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन इनका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये एंगल जो है 60 डिग्री है, विथ हॉरिजेंटल जो है ये नेगेटिव एक्स से 60 डिग्री इधर चलेंगे, वेलोसिटी इधर रहेगा, ध्यान रखना, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, पॉज करके इसको लिख लो। अब ये क्वेश्चन देखना, ये केवल जेई के लिए है। इसमें एक स्ट्रिंग है और दो सेक्शन है उनके, एक वेज है 10 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, और ये एक ब्लॉक है 5 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में और इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखकर 0 कर देना है। तो यहां पर तो दिख रहा है ये पास आ रहे हैं -5, ये भी इधर जा रहे हैं तो -10। इस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये इधर जाएंगे तो ये नीचे जाएंगे, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इनकी वेलोसिटी हमने लेट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, वेलोसिटी इज v, और इनके जेब में 10 रहेगा ही रहेगा वेज का, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वेज यहां पर जा रहे हैं तो वेज के रिस्पेक्ट में रहेगा ही, ठीक है ना। और इनके पास भी ये 10 रहेगा, लेकिन ये 10 कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स है, ठीक है ना, एक कंपोनेंट टूवर्ड्स है, और इनका जो है कंपोनेंट अवे हो जाएगा एक कंपोनेंट। तो ये दोनों बेसिकली कैंसिल कर जाएंगे, चाहे तो आप ना लिखें, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 -10 प्लस v इज इक्वल टू 0, और v की वैल्यू मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, ध्यान रखना ये 15 मीटर पर सेकेंड है, और ब्लॉक की अगर हमें एब्सोल्यूट स्पीड चाहिए तो हम बोलेंगे ये वेक्टर 10 और ये वेक्टर 15, इनका वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम अगर हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना, लेट्स इनका नाम b मान लेते हैं, इज इक्वल टू √² a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120, cos 120 इज -1/2, तो यहां पर आ जाएगा -1/2, और 2 से 2 कैंसिल करके फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये भी क्वेश्चन वैसे तो जेई के लिए, नीट वाले भी देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये ब्लॉक इधर चल रहे हैं, इनकी वेलोसिटी 10 है तो इनके जेब में 10 तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं है। जब ये इधर चलेंगे तो यहां से स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, यहां से बढ़ेगी,
तो इसको कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए अपवर्ड वेलोसिटी इनके पास मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, वी हैव सिंगल स्ट्रिंग हैविंग 4 सेक्शन 1 2 3 4 और जीरो वेलोसिटी ध्यान से देखना कहां कहां दिख रहा है, 0 0 0 एंड 0। इस वाले पॉइंट के पास 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अलोंग द स्ट्रिंग अवे है ये +10 मिलेगा हमें, यहां से भी अलोंग द स्ट्रिंग अवे है +10 मिलेगा हमें, ठीक है ना। और ये वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी 10 है, तो इस सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर रहेगा 10 दिस 10 एंड v, तो इन दोनों का कोई काम ही नहीं है क्योंकि 90 डिग्री पर है ये, ठीक है ना। और ये कम कराएगा लेंथ, v जो है लेंथ कम कराएगा, तो यहां पर -v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। और मान लो इस ब्लॉक का नेम a है, तो हमें लिखना है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ a, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 i कैप और +20 j कैप, ठीक है ना। ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए दिस ब्लॉक, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो √² कर देंगे, स्पीड आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन जेई के लिए है केवल। तो इस वेज को हम इधर ले जा रहे हैं, तो ये -10 देगा, हमको समझ में आ रहा है, यहां से भी -10 मिलेगा, लेंथ कम होगा, और 0 फिक्स्ड पुली 0 फिक्स्ड पुली 0 फिक्स्ड पुली 0 फिक्स्ड पुली। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो जब ये इधर जाएगा तो ये नीचे जाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वेज इनकी वेलोसिटी है, और वेज वाला 10 रहेगा ही रहेगा इनके पास, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन कर लिए, ये भी 10 रहेगा, लेकिन ये 10 का कंपोनेंट और इस 10 का कोई कंपोनेंट का काम नहीं रहेगा, क्योंकि एक डिक्रीज कराएंगे एक इंक्रीज कराएंगे, इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। -10 और ठीक है ना, -10 प्लस v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू आ जाएगा 20, ये आ गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज स्पीड 20। और अगर हमें स्पीड नेट चाहिए, ठीक है ना, तो नेट स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, √² ऑफ, ठीक है ना, 10 एंड 20, ये 10 और ये 20 120 डिग्री पर लग रहे हैं, 2ab cos थीटा cos 120 -1/2 होता है, इसको सॉल्व कर देंगे मिल जाएगा। और वेक्टर फॉर्म अगर चाहिए मान लो हमें, ठीक है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 20 का कॉस कंपोनेंट इधर कर दें हम, ध्यान देखना, अगर हम 20 का कॉस कंपोनेंट 20 कॉस, तो 10 मिल जाएगा और ये 10 मिल जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 10√3। ग्राउंड फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये 10 कैंसिल हो गया, इनकी वेलोसिटी 10√3 डाउनवर्ड रहेगा। इससे भी जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं, 1 2 2 2 10 बाहर निकल गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और 4 + 1 5 5 - 2 3, तो आ जाएगा आंसर कितना, 10√3 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। इसको भी समझ सकते हैं, ये स्पीड पूछा जा सकता है, वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी यूनिक आ रहा है आंसर, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं हम, ये देखना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये भी जेई के लिए है केवल। वेज को जब हम इधर मूव कराएंगे तो ये ब्लॉक हमको समझ में आ रहा है कि ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये ऊपर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेक्शन अगर देखेंगे, ये वाला सेक्शन, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर इस बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना, यहां पर इस बार देखेंगे तो ये 10 रहेगा, ठीक है ना।
तो हम एक काम करते हैं, इस सेक्शन को हम अलग से बनाते हैं, ठीक है ना। इस सेक्शन को हम अलग से बना लेते हैं। इसकी वेलोसिटी 0 है, इनकी वेलोसिटी 0 है, और इनकी वेलोसिटी कितना है, 10 है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल अगर ध्यान से देखें, ये एंगल कितना है, 60। ये एंगल कितना है, 60। अच्छा, और ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम देखें ध्यान से, तो इनके पास इधर 10 रहेगा, इनके पास इधर 10 रहेगा, क्योंकि ये वेज से कनेक्टेड है, ये पुली वेज से कनेक्टेड है, 10 मीटर पर सेकेंड तो रहेगा इनके पास। और इस वाले ब्लॉक के पास भी 10 तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है ना। और एक स्पीड यहां पर v भी है, और तीसरा एक सेक्शन ये है। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 0 प्लस 10, लेंथ इंक्रीज कराएंगे, प्लस 10, 0, यहां पर देखेंगे तो 10 cos 60, ठीक है ना, 10 cos 60, वो भी प्लस में, क्योंकि अवे जो है इंक्रीज कराएंगे लेंथ। ये दोनों 10 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक डिक्रीज कराएंगे और एक इंक्रीज कराएंगे, तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, और v जो है माइनस v हो जाएगा, 0। तो यहां से v की वैल्यू मिल जाएगा 15, ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा हमें v की वैल्यू। और v मिल गया है, नेट वेलोसिटी चाहिए, तो ये 15 मिल गया हमें, और ये 10 है, और इन दोनों के बीच में एंगल अगर देखेंगे तो ये 120 का एंगल है, ठीक है। आप जो है वेक्टर सम कर दो 10 और 15 का, मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो निकाल लिया हमने, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एब्सोल्यूट स्पीड चाहिए, नेट स्पीड चाहिए, तो हम बोलेंगे 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 15 cos 120, cos 120 इज -1/2, ठीक है ना। तो ये 2 कट जाएगा, सिंप्लीफाई कर देना, मिल जाएगा, ये 10 स्क्वायर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन वैसे तो इरोडो का है, ठीक है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, हमने सिंपल लैंग्वेज में इसी को लिख दिया गया है। ध्यान देखना, यहां पर एक वेज है, वेज को ए एक्सेलरेशन से इधर ले जा रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ए से आगे ले जाएंगे, तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए रहेगा, नो डाउट। और जब ये आगे जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये ऊपर जाएंगे, ये तो आप गेस कर सकते हो बहुत आसानी से। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा बी, क्योंकि यहां से लेंथ बढ़ रहा है तो यहां से लेंथ कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से एक्सेलरेशन और लेंथ बढ़ेगा तो ये लेंथ कम होना पड़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। और ध्यान रखना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ए रहेगा ही रहेगा इनकी जेब में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस ऑब्जर्वर। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज अगर इधर है तो प्लस वेज करना पड़ेगा, तब जाकर हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। इस पॉइंट के पास भी ए होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इस सेक्शन को अगर देखें, इस वाले सेक्शन को देखें ध्यान से, तो ए है, यहां पर भी ए है और बी है, तो ये दोनों ए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलोंग द स्ट्रिंग तो सेम है, और एक डिक्रीज कराएंगे और एक इंक्रीज कराएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमें लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन, तो 0 प्लस ए, यहां पर कुछ है नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हुई हो गए हैं, माइनस बी है यहां पर, इज इक्वल टू 0। यहां पर मिल जाएगा हमें ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी मिल गया, मतलब बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए। और ये दोनों किस एंगल पर लग रहे हैं, 120। और हमें पता है जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 पर लगते हैं तो रिजल्टेंट वही रहता है,
तो ए विल मेक रिजल्टेंट ए। ठीक है, तो आंसर इसमें आ जाएगा ए ही। इस वजह से ये क्वेश्चन जेई नीट दोनों के लिए है, क्योंकि बहुत ही आसान है। ए और ए का 120 पर रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो कि इरोडो में भी दिया गया है, तो पूछा जा सकता है कहीं पर भी ये। अब हम देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे अगर हम 100 केजी के ब्लॉक को उठाना है, हमें 100 केजी के ब्लॉक को उठाना है, मीन्स 1000 न्यूटन के ब्लॉक को अगर हमें उठाना है और हम 100 न्यूटन से उठा देते हैं उसको, ठीक है ना, 10 टाइम्स कम फोर्स से उठा देते हैं, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है ना, कि 10 टाइम्स लेस फोर्स से हमने उस ब्लॉक को उठा दिया है, समझ रहे हैं ना, लिफ्ट कर लिया है। ठीक है, किस फैक्टर से हमारा एक्सटर्नल फोर्स रिड्यूस हुआ है उसी को बेसिकली बोल दिया जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है ना, तो बेसिकली आउटपुट फोर्स जो हमने उठाया है डिवाइडेड बाय इनपुट जो हमने लगाया है फोर्स, ठीक है ना, इसी को बोल देंगे मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे मान लो ये ग्राउंड ऊपर एक ब्लॉक रखे गए हैं, ठीक है ना, ग्राउंड ऊपर एक ब्लॉक रखे गए हैं और इनको हमें लिफ्ट करना है। ठीक है ना, ये ग्राउंड ऊपर एक ब्लॉक रखे गए, इनको लिफ्ट करना है यहां पर F4 से। ठीक है, जैसे ही लिफ्ट कर रहे होंगे, जस्ट एट द मोमेंट ऑफ लिफ्ट मिनिमम फोर्स लगाया हमने लिफ्ट करने के लिए, तो यहां टेंशन हर जगह एफ एफ एफ, यहां टेंशन एफ, यहां पर भी एफ एफ, यहां पर एफ और यहां पर एफ। तो हमको समझ में आ रहा है 5F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमने फोर्स लगाया दैट इज mg/5। 5 फैक्टर से हमने कम फोर्स लगाया, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 5। और फॉर्मूले से देख सकते हैं आउटपुट कितना उठाया हमने mg और इनपुट कितना दिया हमने mg/5, तो यहां पर आ जाएगा 5। इसी को बोल देंगे हम मैकेनिकल एडवांटेज। समझ गए? इसको पॉज करके लिख लो और इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन देखना, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमें बताना है। ठीक है ना, कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना है इनका। पॉज करके ट्राई करो आप। चलिए अब हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहां पर फोर्स F है, टेंशन, यहां पर F टेंशन है, F F, यहां पर हो जाएगा 2F, यहां पर भी हो जाएगा 2F, यहां पर हो जाएगा 4F। तो 4F इज इक्वल टू mg। ठीक है ना, 4F इज इक्वल टू mg है। और मैकेनिकल एडवांटेज होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट कितना है mg/4, तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग। यहां पर हम F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और यहां पर दो स्ट्रिंग है, अगर केयरफुल होकर देखें आप तो दो स्ट्रिंग है। एक तो स्ट्रिंग ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है। ठीक है, तो येलो वाली स्ट्रिंग में, येलो स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन F ही रहेगा। तो यहां फोर्स F लग रहा है, यहां फोर्स F लग रहा है। ठीक है, और यहां F F, तो यहां कितना हो जाएगा टेंशन 2F। तो यहां टेंशन 2F है और 2F F F, 4F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। और हमें दिख रहा है 4 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई F। और हमें आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट फोर्स ही निकालना होता है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या दूसरा तरीका हम लिख लें आउटपुट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ F। तो वैल्यू ऑफ F अगर देखें ध्यान से यहां से हम, तो आएगा mg/4 और यहां से मैकेनिकल एडवांटेज जो है 4 मिल जाएगा हमें। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, ये केवल जेई के लिए है। ठीक है, हमें बताना है सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो केयरफुल होकर देखना, इनका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a1, इनका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a2, इनका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a3,
A1 A2 A3 की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। इसको चलाने वाला फोर्स होगा mg और रोकने वाला होगा टेंशन। यहां अगर टेंशन T है तो यहां टेंशन T/2 हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक काम करते हैं, यहां टेंशन हम मान लेते हैं T, यहां टेंशन हम मान लेते हैं T, और यहां पर टेंशन मान लेते हैं 2T, ठीक है ना, ये ज्यादा आसान रहेगा। अब ध्यान देखना, इस पर एनएलएम लगा रहे हैं तो चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला कोई है नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है ये, ठीक है ना, इज इक्वल टू m इंटू ए। इस पर देखेंगे चलाने वाला फोर्स इज इक्वल टू m इंटू A3। इन पर देखेंगे चलाने वाला फोर्स mg, रोकने वाला T, ठीक है 2T, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज m, एक्सेलरेशन इज A1। हमारे पास तीन इक्वेशन है, लेकिन अननोन हमारे पास कितने हैं, चार अननोन है। एक इक्वेशन और चाहिए, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है कॉन्स्ट्रेन मोशन से मिलेगी हमें, ठीक है ना, स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेन से। ध्यान से देखना, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है, तो ये पुली का एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a ही होगा, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये ब्लू वाली स्ट्रिंग अगर ध्यान से देखें, ये अगर a से नीचे जा रहा है तो ये वाली पुली a से आगे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम इस पिंक वाली पुली पर स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेन लगा रहे हैं, ध्यान देखना, -A3 -A2 और यहां पर +A1 +A1, ठीक है ना। तो -A3 -A2 +A1 इज इक्वल टू 0, 2A1, ठीक है ना, इज इक्वल टू A2 +A3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ये इक्वेशन, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है और चार इक्वेशन है और चार अननोन है, ठीक है ना। पॉज करके आप सॉल्व करो, अगर सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन लिखने के बाद। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक तो इन दोनों से ध्यान से देखेंगे ना, इन दोनों को अगर इक्वल कर दें, टी टी इक्वल कर दें, तो एम एम कट जाएगा और मिल जाएगा हमारे पास इक्वेशन A3 इज इक्वल टू 2A2। एक इक्वेशन ये मिल गया हमें, ठीक है। और यहां पर किसी एक को रख दें हम, टी की जगह पर हम इसको रख दे रहे हैं, लेट्स, तो यहां पर आ जाएगा mg माइनस 2m A3 इज इक्वल टू ma1। तो यहां से m गेट कैंसल और हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी, ध्यान देखना, g इज इक्वल टू 2A3, ठीक है ना, +A1, ठीक है। तो तीन इक्वेशन है हमारे पास, अब तीन अननोन है, A1 A2 A3, ठीक है ना। तो किसी एक को इसमें से एलिमिनेट करते हैं। अब हम इसमें A1 को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यहां से दिख रहा है हमें A1 इजीली एलिमिनेट होता हुआ, तो यहां से लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 2A3 प्लस A1 की जगह पे लिख लेंगे हम A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2, और हर जगह फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, इसका 2 गायब हो गया, ठीक है ना। तो आ गया 2G इज इक्वल टू ये 5A3 प्लस A2। तो एक इक्वेशन ये हमारे पास है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है ना। अब हम A3 को एलिमिनेट करेंगे, A3 को हटाकर लिख सकते हैं 2A1, तो A3 को हटाकर लिखेंगे हम 2A2, तो यहां 2A2 लिखेंगे तो मिल जाएगा हमें 10A2, 10 ये और ये 1 11, तो 11A2 इज इक्वल टू 2G डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे, तो A2 आ गया और A2 आ गया तो A3 आ गया, और A3 A2 मिल गए, ठीक है ना, तो A1 मिल जाएगा यहां से। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन एनएलएम ऑन सिस्टम से जब हम करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ये अभी थोड़ा टफ है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट के लिए है, लेकिन हम जब देखेंगे एनएलएम ऑन सिस्टम
वहां पर पढ़ेंगे नीट के लिए, ठीक है। अभी केवल हम जेई के लिए देख रहे हैं, और जब हम एनएलएम ऑन सिस्टम पढ़ लेंगे तो जेई वाले भी उसी मेथड से करेंगे, एनएलएम ऑन सिस्टम वाले मेथड से ही करना होता है हमें एग्जाम में, ठीक है ना। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इसलिए हम पढ़ रहे हैं बस अभी इसको, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। यहां पर हर जगह फ्रिक्शन जीरो है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया लेकिन मान के चल रहे हैं हम हर जगह फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन नहीं है। दोनों ब्लॉक का मास इक्वल है। जैसे इनको रिलीज किया जाएगा तो ये वेज किधर चलेंगे, ये वेज इधर चलेंगे, मान लिया इनका एक्सेलरेशन ए हमने, ठीक है ना। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज ये इधर चलेंगे बी एक्सेलरेशन से, ठीक है। इनके जेब में ये एक्सेलरेशन ए रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना, इनके जेब में ए एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान समझना, अगर हम इस केवल ब्लॉक के लिए देखें, इस ब्लॉक के लिए केवल देखें तो इनका एक्सेलरेशन क्या है, बी भी है और इधर जो है ए भी है, और इस पर लगने वाले फोर्सेस देखेंगे तो एक नॉर्मल फोर्स है, एक mg फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अलोंग द स्ट्रिंग, ध्यान से देखना, अलोंग द स्ट्रिंग इनको चलाने वाला फोर्स कौन सा, इस ब्लॉक को अलोंग द स्ट्रिंग, mg कॉस नहीं साइन थीटा, तो हम लिखेंगे mg साइन थीटा इज इक्वल टू, और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना, और कोई फोर्स नहीं है। ma आपको लग रहा है ma फोर्स होता है, तो ma फोर्स नहीं होता है यहां पर, ठीक है ना, स्यूडो हम नहीं लगा रहे हैं अभी, तो केवल mg साइन थीटा फोर्स है, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग दिस। तो इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन अगर हम देखें, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखें इस डायरेक्शन में, तो b है और एक a का कंपोनेंट भी है, ध्यान देखना, a का कंपोनेंट माइनस a कॉस थीटा भी है, समझ रहे हैं। जैसे अगर हमसे बोला जाए कि एक ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और हमसे बोला गया कि अलोंग दिस लाइन कितना फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे 10 माइनस 20 कॉस, ठीक है ना। तो सेम लॉजिक पर यहां एक्सेलरेशन लिखा गया इस ब्लॉक का। अब यहां से हम m से m कट कर सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गया, और अननोन हमारे पास दो हैं अभी, a और b अननोन है। अच्छा ध्यान से देखना, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में अगर देखें, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ए एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है, ए कॉस नहीं ए साइन है, तो इस डायरेक्शन में चलाने वाला फोर्स कौन सा है, mg कॉस थीटा। रोकने वाला कौन सा है, नॉर्मल, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ए ओनली, ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस नहीं ए साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये जो वेज है, ये वेज भी तो मूव कर रहा है, वेज पर कौन सा फोर्स लगा, नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है ना। तो वेज पर वर्टिकल से थीटा एंगल पर नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल का कॉस नहीं, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट इनको चला रहा है, ठीक है। तो हम वेज पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम एनएलएम लगाएं तो लिख सकते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है ना। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम n को एलिमिनेट करते हैं, ये साइन थीटा इधर लाते हैं और इसको यहां रख लेते हैं, तो आ जाएगा mg cos थीटा माइनस ma बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ma साइन थीटा, m गेट कैंसिल, a बाई साइन को इधर लाओ तो इधर मिल जाएगा हमारे पास g cos थीटा इज इक्वल टू g cos थीटा इज इक्वल टू, इधर मिल जाएगा हमें a कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस, माइनस नहीं प्लस 1 बाई साइन थीटा। तो a की वैल्यू ध्यान देखना, साइन स्क्वायर बना देगा ये, और ये साइन इधर चला जाएगा तो आ जाएगा g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये तो a की वैल्यू मिल गया।
ए हमें पता है, ठीक है, तो यहां से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए को उधर ले जाएंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगा हमें, ध्यान देखना, बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ठीक है। और ए की वैल्यू हमें पता है ये, तो ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो मिल जाएगा हमें बी की वैल्यू। तो लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कॉस से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं इसी में, तो मिल जाएगा जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर, और जी साइन थीटा यहां पर भी है, ठीक है ना। तो जी साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं हम, जी साइन थीटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, जी साइन थीटा कॉमन लेंगे, अगर हम इसको कॉमन ले लिए तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। और फिर से अगर लिखें हम b इज इक्वल टू, तो इसको ध्यान से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 भी रहेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 एक और है तो 2 मिल जाएगा हमें, 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें आंसर, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लेकिन जब हम एनएलएम ऑन सिस्टम पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है ना, एक दो लाइन में ही कैलकुलेट हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और केवल जेई के लिए है, केयरफुल होकर देखना। इस पॉइंट को ए एक्सेलरेशन से जब खींच रहे हैं तो हमें बताना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक एट द लेफ्ट मोस्ट। तो इनका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, ठीक है ना, और ये a1 निकालना है। यहां पर टेंशन मान लिया हमने t, यहां टेंशन कितना होगा 2t, यहां t, यहां t, तो यहां टेंशन कितना हो जाएगा t/2, वैसे ही यहां टेंशन हो जाएगा t/4, ठीक है ना। टेंशन हाफ हाफ होते चल रहे हैं। अगर इनका एक्सेलरेशन a1 है तो इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a1/2, क्यों, क्योंकि टेंशन हाफ हो गया। इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a1/4, a1 ठीक है ना 8/2 होता चला जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यहां पर हमें एक सीरीज पकड़ना है बस, ध्यान से अगर देखें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस पुली का एक्सेलरेशन अगर हम केयरफुल होकर देखें, इस पुली का एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो इसको मान लिया हमने एक्सेलरेशन, लेट किया हमने, लेट्स एक्स है ये, ठीक है। तो प्लस ए, केवल केयरफुल होकर देखना, ये स्ट्रिंग प्लस ए माइनस a1, तो 2a माइनस a1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस स्ट्रिंग पर यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस स्ट्रिंग पर, तो जब हम इस स्ट्रिंग पर ये लॉजिक लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x, ठीक है ना, 2x प्लस एक्स, और इनका एक्सेलरेशन मान लिया हमने y, ठीक है, 2x माइनस वाई और माइनस ये a1/2, a1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सिमिलरली इनके लिए जब लगाएंगे तो इसका मान लो z एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, और जब इसमें ध्यान से देखेंगे हम तो यहां पर मिलेगा 2 टाइम्स y माइनस z माइनस इनका एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें कितना, ध्यान देखना, इस पर लगा रहे हैं हम अभी, तो इनका एक्सेलरेशन मिल जाएगा a1/4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप का सीरीज चल रहा होगा, और अगर हम केयरफुल होकर देखें ध्यान से तो ये 2 अगर हटाएं, यहां 2 से यहां डिवाइड कर दें, 2 से यहां डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये 2 हटा रहे हैं हम, और 2 से यहां डिवाइड कर दे रहे हैं, और 2 से यहां डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और
अब यहां पर y/2 है, तो यहां पर y/2 बनाना है हमें, इसमें by4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो by2 बन जाएगा, by4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें by4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे ना, तो ये x गायब हो गया, y/2 गायब हो जाएगा। ऐसे ही जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे ना, नेक्स्ट इनका जो भी पुली रहेगा उसको लिखेंगे, तो ये भी टर्म गायब हो जाएगा। ऐसी इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, जो बचेगा उसको लिखना चाह रहे हैं हम, ध्यान से देखना। 2a बच रहा है, -a1, ठीक है ना, -a1/4 बच रहा है, -a1/16 बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बार जब डिवाइड होगा, तो वहां पर बचेगा a1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 64 हो जाएगा वो, ठीक है ना, नेक्स्ट जो है 64 आ जाएगा, और इज इक्वल टू डॉट डॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 2a की वैल्यू अगर देखें ध्यान से, तो आ जाएगा हमारे पास, ये a1 है, a1 कॉमन ले रहे हैं यहां से, तो a1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, a1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर इधर बन जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ठीक है ना, ऐसे ही डॉट डॉट पूरा इनफाइनाइट तक ऐड होगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, तो ये जीपी दिख रहा है, टर्मिनेटिंग जीपी लेस देन आर लेस देन 1 है, ठीक है ना, और यहां पर 1 माइनस आर रहता है, तो आर की वैल्यू 1/4 है, ये 2a की वैल्यू है, यहां a1 है, ये बन जाएगा हमारे पास 3, ठीक है ना, 4 - 1 3, और ऊपर 4 चला जाएगा तो आ जाएगा 4a1 डिवाइडेड बाई 3, 2a, और इसको कट किया हमने, तो यहां से मिल गया a1 इज इक्वल टू 3a/2, ठीक है ना। a1 की वैल्यू मिल जाएगा हमें, एक्सेलरेशन जो है मिल जाएगा। आप किसी भी पुली का एक्सेलरेशन, किसी भी ब्लॉक, किसी भी पुली का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी निकाला जा सकता है। एक दूसरा मेथड देखना ध्यान से, थोड़ा सा ये मेथड कॉम्प्लेक्स है, दूसरा मेथड अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज दूसरा वाला ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक दूसरा मेथड देखना ध्यान से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो दूसरा बहुत आसान है। सोचो यहां का टेंशन अगर हम डबल कर दें, तो हर जगह टेंशन डबल हो जाएगा, और टेंशन अगर हर जगह डबल हो गया, एक्सेलरेशन हर जगह का डबल हो जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, और ये अगर एक्सेलरेशन डबल हुआ तो ये एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं टेंशन, जो ये टेंशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है ना। यहां का जो टेंशन है हम बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी रहेगा, क्योंकि मास हर जगह का डबल करेंगे तो वहां टेंशन भी हर जगह डबल हो जाएगा, सेम एक्सेलरेशन कॉज कराने के लिए, ठीक है ना। मास अगर हर जगह का डबल हो जाएगा तो टेंशन भी डबल हो जाएगा। ये एटवुड मशीन में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देखा था हमने एक, ठीक है ना, जो इनफाइनाइट सीरीज थी एटवुड मशीन की, वहां भी देखा था हमने ऐसा कॉन्सेप्ट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो लिख सकते हैं हम t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई m इंटू ए। अब यहां का जो टेंशन है, यहां का टेंशन t/2, तो हम लिख रहे हैं t/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली रहेगा। जैसे ही इस ब्लॉक का जो टेंशन है, इस ब्लॉक पर लगने वाला टेंशन इस पुली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही इस ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा है वो इस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं t/2 इज इक्वल टू सम, सेम कांस्टेंट रहेगा, मास सेम है, मल्टीप्लाई बाई इस पुली का एक्सेलरेशन। तो ध्यान देखना इस पुली का एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हैं, ये x प्लस ए माइनस a1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस a1, तो x की वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस a1, समझ रहे हैं ना। और अगर इन दोनों को सॉल्व कर दें, यहां पर t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें,
तो के बाई के एम ए बाई 2 इज इक्वल टू के एम 2a माइनस A1 आ जाएगा, और 2 के कट जाएगा, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें a इज इक्वल टू 4a माइनस 2a1, और 2a1 उधर लेकर चलते हैं तो 2a1 इज इक्वल टू 3a, a1 की वैल्यू मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां से भी वही आंसर आ रहा है। जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे जा सकते हैं आप, ठीक है ना। वैसे तो हम रिकमेंड करेंगे दोनों मेथड हमारे दिमाग में होना चाहिए अगर आप एडवांस को देख रहे हैं। वैसे रेयर ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं एडवांस में, ठीक है ना, कहीं नहीं आते, मैथ्स वगैरह की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ रटना है, समझना उतना नहीं है, रटना ज्यादा है कि इसी लॉजिक पर जाएंगे तो क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो एडवांस ऐसे क्वेश्चन से अवॉइड करते हैं, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए उनको, ठीक है ना। इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट चेक नहीं हो रहा है, केवल मैथ्स चेक हो रही है थोड़ी बहुत बस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनएलएम ऑन सिस्टम, ठीक है ना, और उसके अगले लेक्चर में देखेंगे हम स्यूडो फोर्स वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, न्यू ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।